डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर फ्यूल्स एंड कंबशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्यूल। सो फ्यूल्स आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच ऑन बर्निंग इन एयर और in oxygen gives large amount of heat that can be used economically for domestic and industrial purpose। तो फ्यूल्स ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हीट फ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं इसको हम इकोनॉमिकली डोमेस्टिक पर्पज से या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं What are the main constituents of fuels? फ्यूल्स के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो फ्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कुछ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जब हम कह रहे हैं कि फ्यूल्स का अगर हम कंबशन करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये हीट प्रोड्यूस होती कैसे है? तो इसके लिए हम इस रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास कोई फ्यूल है, उसमें ये कोई भी कंस्टिट्यूएंट हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कुछ नॉन कंबस्टिबल मैटर। अब ये जो फ्यूल होता है इसका एनर्जी कंटेंट हाई होता है, और जब हम इसका कंबशन करते हैं तो कंबशन करना मतलब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। तो जब फ्यूल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो जो इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेते हैं, और इन प्रोडक्ट्स का एनर्जी कंटेंट कम होता है। जैसे अगर फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, तो कार्बन का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एनर्जी कंटेंट कम होगा। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है फ्यूल में और फ्यूल के कंबशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वही एनर्जी कंटेंट हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, और इस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से फ्यूल के कंबशन पर हीट रिलीज होती है। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। हाउ वी कैन क्लासिफाई अवेलेबल फ्यूल्स। तो जो फ्यूल्स अवेलेबल हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। इफ दिस फ्यूल्स आर प्रेजेंट नेचुरली, दैट इज प्रेजेंट इन नेचर, तो हम उसे कहेंगे नेचुरल फ्यूल्स, और वी कैन से दिस टाइप ऑफ फ्यूल्स एज प्राइमरी फ्यूल्स। और अगर ये फ्यूल नेचर में अवेलेबल नहीं है, इन्हें हमने आर्टिफिशियली बनाया है, तो इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स। तो सेकेंडरी फ्यूल्स आर द फ्यूल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल्स। जैसे हमारे पास कोल है जो नेचर में अवेलेबल है, तो कोल एक प्राइमरी फ्यूल हुआ। कोल से हमने कोक बना लिया तो वो एक सेकेंडरी फ्यूल हुआ। नेचर में हमारे पास क्रूड ऑयल अवेलेबल है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करके हमने उससे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल बना लिया, तो क्रूड ऑयल प्राइमरी फ्यूल होगा क्योंकि वो नेचर में अवेलेबल है, और प्राइमरी फ्यूल से डिराइव करके हमने डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन बनाया, तो ये सेकेंडरी फ्यूल होंगे। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम फ्यूल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस नेचुरली भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो सॉलिड फ्यूल जो कि प्राइमरी होगा या नेचुरल होगा, जैसे कोल हुआ, वुड हुआ। लिक्विड फ्यूल्स जो कि नेचर में अवेलेबल है, क्रूड ऑयल। गैसियस फ्यूल जो कि नेचर में अवेलेबल है, प्राइमरी फ्यूल है, जैसे नेचुरल गैस। इसी तरह से सेकेंडरी फ्यूल्स जिन्हें हमने प्राइमरी फ्यूल से डिराइव किया है, सेकेंडरी सॉलिड फ्यूल कोक हुआ, कोक को हम कोल से डिराइव करते हैं। सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। सेकेंडरी गैसियस फ्यूल जैसे कोल गैस, बायोगैस, वाटर गैस। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो किसी भी फ्यूल को अच्छा फ्यूल होने के लिए उसमें कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, कुछ उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो किसी भी अच्छे फ्यूल के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सो अ गुड फ्यूल मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की होगी उतना अच्छा वो फ्यूल होगा। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है
ये किसी भी फ्यूल के कार्बन कंटेंट से रिलेटेड होती है। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसी भी फ्यूल में होगा उतनी हाई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। कैलोरीफिक वैल्यू को हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन। सो अ गुड फ्यूल मस्ट हैव मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन, क्योंकि किसी भी फ्यूल से जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करता है और उसकी वेलोसिटी ऑफ कंबशन पर डिपेंड करता है। तो अगर मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन होगा तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी फ्यूल से ले सकते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ कंबशन बहुत ज़्यादा हाई होगी तो फ्यूल जल्दी से बर्न हो जाएगा, उसका कंबशन बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ कंबशन बहुत लो होगी तो फ्यूल इजीली बर्न नहीं होगा। तो इसीलिए फ्यूल की वेलोसिटी ऑफ कंबशन मॉडरेट रिक्वायर्ड होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज moderate ignition temperature. Now what is ignition temperature? So ignition temperature is the lowest temperature to which the fuel must be preheated so that it start burning smoothly. तो ignition temperature वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर तक हमें किसी भी फ्यूल को प्री हीट करना होता है और उसके बाद वो फ्यूल स्मूथली बर्न होने लगता है। दिस इग्निशन टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज किंडलिंग टेम्परेचर। तो अच्छे फ्यूल के लिए इग्निशन टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर लो इग्निशन टेम्परेचर हुआ इसका मतलब है कि अगर आपने बहुत थोड़ा सा भी प्री हीट किया है उस फ्यूल को तो वो इजीली उसका कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लो इग्निशन टेम्परेचर स्टोरेज के पर्पज से और ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से डेंजरस होता है, क्योंकि अगर बहुत लो टेम्परेचर कहीं भी हमें अचीव हो गया तो वो फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर किसी फ्यूल का हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है तो उस फ्यूल का इग्निशन बहुत डिफिकल्ट होगा, वो इजीली कंबशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं किसी भी अच्छे फ्यूल के लिए मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। Now next, low moisture content. So for a good fuel, low moisture content is desirable because moisture content reduces the heating value of fuel. क्योंकि moisture वाटर का फॉर्म है और जब फ्यूल का कंबशन होता है तो ये मॉइस्चर फ्यूल की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और एस्केप आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये फ्यूल की हीटिंग वैल्यू को रिड्यूस करता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को कम करता है। दूसरा, इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन फ्यूल देन इट क्वेंचेस फायर, ये आग को बुझाने का काम भी करेगा। तो इसीलिए अच्छे फ्यूल में लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, लो नॉन कंबस्टिबल मैटर। तो नॉन कंबस्टिबल मैटर क्या होते हैं? नॉन कंबस्टिबल मैटर आर द मटीरियल लेफ्ट आफ्टर कंबशन इन फॉर्म ऑफ ऐश और इन फॉर्म ऑफ क्लिंकर। तो कंबशन के बाद जो अनबर्न्ट मटेरियल रह जाता है, जो हमें ऐश के फॉर्म में या क्लिंकर के फॉर्म में मिलता है, वो फ्यूल का नॉन कंबस्टिबल मटेरियल होता है। तो ये जो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है ये हमेशा लो होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूल में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन ये तो नॉन कंबस्टिबल है। तो ये फ्यूल में कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, कोई भी हीटिंग वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, ये एज इट इज़ अनबर्न्ट रह जाते हैं। उसके बाद ये ऐश के फॉर्म में रहते हैं या क्लिंकर के फॉर्म में रह जाते हैं। तो इस ऐश को हैंडल करने के लिए, इसको स्टोरेज करने के लिए, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ती है। तो इसीलिए किसी भी अच्छे फ्यूल में नॉन कंबस्टिबल मटेरियल कम होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी भी फ्यूल में 1% नॉन कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट होता है तो उसका हीट लॉस 1.5% होता है। सो देयर इज हीट लॉस ऑफ 1.5% फॉर ईच % ऑफ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। तो अच्छे फ्यूल के लिए लो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल डिजायरेबल होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वालिटी, इट्स अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। ए गुड फ्यूल मस्ट बी रेडिली अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इसकी कॉस्ट कम होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो
फॉर ए गुड फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन शुड बी ईजी, इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएँ ऐसा फ्यूल अच्छा फ्यूल माना जाता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज। सो गुड फ्यूल शुड बी इजीली स्टोर्ड एट लो कॉस्ट, अच्छे फ्यूल की स्टोरेज कॉस्ट कम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज नो स्पॉन्टेनियस कंबशन। अ गुड फ्यूल should not undergo spontaneous combustion as it can cause fire hazards। तो अच्छे फ्यूल में spontaneous combustion नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे fire hazards हो सकते हैं। अगर किसी भी फ्यूल में spontaneous combustion हो जाता है तो उसकी वजह से आग लगने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलेबल कंबशन। सो फॉर ए गुड फ्यूल कंबशन शुड बी कंट्रोलेबल, जिसे हम इजीली कंट्रोल कर सकें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे फ्यूल का कंबशन कंट्रोलेबल होना चाहिए। लेस स्मोक। अ गुड फ्यूल शुड बर्न इन एयर विथ एफिशिएंसी विदाउट प्रोड्यूसिंग मच स्मोक। अच्छे फ्यूल का कंबशन एयर में बहुत ज़्यादा स्मोक के साथ नहीं होना चाहिए, उसमें से हार्मफुल स्मोक नहीं निकलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हार्मलेस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। अ फ्यूल ऑन बर्निंग शुड नॉट गिव हार्मफुल पॉल्यूशन कॉजिंग प्रोडक्ट। तो अच्छे फ्यूल का कंबशन जब भी होगा तो उसमें से हार्मफुल पॉल्यूशन कॉजिंग प्रोडक्ट्स नहीं बनना चाहिए, जैसे गैसेस लाइक SO2, H2S, CO, PH3। Now next quality is for solid fuels. So solid fuels should be uniform in size, क्योंकि अगर फ्यूल की साइज यूनिफॉर्म होगी, वो एक जैसी साइज का होगा तो उसका कंबशन रेगुलर होगा, अनइवन कंबशन नहीं होगा। तो सॉलिड फ्यूल को यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिक्वायर्ड इन ए गुड फ्यूल। और इसमें जो मेन है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन, लो मॉइस्चर कंटेंट, low non-combustible matter, good fuel should be easily available at low cost, its transportation should be easy, its storage should be easy, its combustion should be controllable, it should not produce much smoke during combustion, its product of combustion should be harmless, and for solid fuel it should be uniform in size. So these are the some characteristics which are required in a good fuel. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फ्यूल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया है और किसी भी फ्यूल में क्या क्वालिटीज़ डिज़ायरेबल होती हैं उनको देखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।